बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। पाकिस्तान की नई हुकूमत और मईशत को दरपेश चैलेंजेस। वफाकी वजीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दे दिया। मौजूदा माली साल मुश्किल होगा, वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वफाकी वज़रा ने आज अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। वजारत ख़जाना डार आउट, औरंगज़ेब इन। वजह क्या बनी? नए वजीर ख़जाना के लिए क्या माशी चैलेंजेस होंगे? अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वजीर ख़जाना तकर्री को मस्बत इक़दाम करार दिया। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वजीर ख़जाना की तैनाती में थी। ब्लूमबर्ग दहशतगर्दी का खदशा, बानी चेयरमैन PTI समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी। स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद कामरान साहब मौजूद हैं, साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर अकील इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। समीना पाशा साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कामरान साहब से शुरू करते हैं। कामरान साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बातें हो रही थी कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन अभी भी सियासी इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। जी बिल्कुल बजा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि और मज़ीद अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्टोरल एक प्रोसेस है जिसमें एक कहा जाता है कि जी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ज़रिए आपके यहाँ पॉलिटिकल एक न्यू ट्रांजिशन होगी, नई गवर्नमेंट आएगी, अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो चुनेंगे और फिर उनकी एक अवाम की हुकूमत होगी और फिर राज करेगी खल्क़े खुदा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाले सब्ज़ बाग इलेक्शन में हमने हर दफ़ा देखे, इस दफ़ा भी देखे। और लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है कि न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि और ज़्यादा आपका जो पॉलिटिकल क्वेगमायर है वो और ज़्यादा डीप रूटेड हो गया है। वो जो बहरान है वो मज़ीद बढ़ गया है, इसलिए कि इस वक्त की जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि एक तरफ वो इल्ज़ामात हैं, एक तरफ वो बड़ी अपोजिशन है, एक तरफ उसी अपोजिशन को आपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको दीवार के साथ भी लगाया हुआ है। तो इट्स नॉट ईज़ी। ये आप बाय यूज़ ऑफ फोर्स तो ये कर सकते हैं कि गन पॉइंट पे किसी के साथ अपनी बात जो है वो मनवा लें, या किसी को दीवार के साथ लगा दें, या किसी को पस ज़ंदान डाल दें। लेकिन जब हुकूमत चलाने का मामला हो और जब IMF से मुज़ाकरात की बात होगी और जब आवाम को रिलीफ देने का मामला होगा, तो फिर ये वाले सारे फैक्टर्स जो हैं ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके आड़े आते हैं, आपके रास्ते में आते हैं और ये रुकावट बनती है। और आप जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी ये गुर्बत और ये जो इसका रोना है ये इसी तरीके से लगा रहेगा। तो अफसोस की बात यह है कि बावजूद इसके कि जो नए हमारे हुक्मरान हैं उनको इदराक है इस बात का कि इस वक्त आवाम जो है वो किस चक्की में पिस रही है और कितना इस वक्त गरीब आदमी का जो जीना है वो मुश्किल हुआ है महंगाई के हाथों। बावजूद इस रियलाइजेशन के यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें देखें, हमें इस वक्त आज जो है ना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने अपना चार्ज संभाला तो उनकी पहली स्टेटमेंट जो आई है ना, वो उन्होंने कहा है कि जी ये पहला साल जो है ना ये बहुत मुश्किल होगा जनाब आवाम के लिए। ये हमारे वो वजीर ख़जाना जो भी आता है यही बात आए हैं, वो यही कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। और दूसरी बात कि हमारे अभी एहसन इकबाल साहब ने आज अपनी पहली स्पीच की है, उन्होंने कहा कि जनाब हम आवाम की खिदमत के लिए आ गए हैं। अब बात यह है जनाब के अवाम को पता है कि आप खिदमत के लिए आए हैं, अवाम को पता है कि हालात जो हैं वो मुश्किल हैं। अवाम अब आपसे कुछ और सुनना चाहती है, अवाम आपसे को वाकई रिलीफ वाली बात सुनना चाहती है, को डिलीवर करें, को कंक्रीट चीज़ उनको दें, उन्हें बताएं कि जनाब ये देखिए आपको ये 50% पे आ रहा है और ये आपको अब ये सहूलतें मिलेंगी और ये महंगाई का लेवल हम यहाँ से खींच के यहाँ ले आए हैं और ये मुलाजमतें हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है और ये आप, तो ये वाली चीज़ें जनाब सुनना चाह रहे हैं। ये जो लिप सर्विस है ये बहुत हो चुकी है। अभी जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि जी वो नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे। जनाब अलीम खान साहब की अभी स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं जनाब मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। जनाब आपके वो हम क्या, आपकी इकॉनमी या गरीब आदमी की क्या हालत बदल जाएगी अगर आपके इस अनाउंसमेंट से 2 लाख रुपये 2,20,000 रुपये तनख्वाह है। समीना पाशा साहिबा, हुकूमतें भी बन गई हैं, सदारत भी पीपल्स पार्टी को मिल गई, आगे सेनेट इलेक्शन आने वाले हैं, क्या समझती है सब गुड हो गया, हर चीज़ ठीक हो गई है मुल्क में? जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये तो शायद हम काश कह सकें कभी, और ये तो फिलहाल ख्वाब ही एक लगता है कि हम ये कभी कह सकें।
लेकिन अभी जो बात कर रहे थे कामरान साहब, उनकी बहुत सारी बातों से मेरा इत्तेफाक है, लेकिन एक चीज से मैं इत्तेफाक नहीं करती कि वो जो ये कह रहे थे कि अवाम उनसे ये सुनना चाहती है कि उन्हें ये रिलीफ मिल रहा है या इस तरह से ये हो गया उनके लिए। अवाम इन हुक्मरानों से ये नहीं सुनना चाहती। अवाम इन हुक्मरानों से सिर्फ ये सुनना चाहती है कि भाई ये जो मैंडेट है ये हम सही तौर पर मैंडेट लेके नहीं आए थे, लिहाजा ये मैंडेट हम सही जो हुक्मरान है जिनके पास होना चाहिए उन्हीं को हम लौटा रहे हैं, ये सुनना चाहती है। देखिए, अगर अवाम ने इन्हीं को मुंतखब करना होता तो फिर इन्हीं से उम्मीदें होती और फिर वो सोचते कि जी बिल्कुल आप आएंगे और हमें रिलीफ देंगे, लेकिन अवाम ने तो इन लोगों को रिजेक्ट किया 8 फरवरी को। अब वो जिस तरह जैसे तैसे 47 फॉर्म के तहत एक हुकूमत बन गई है और बन के बैठ गई है तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या उससे अवाम अब उम्मीदें लगा बैठेंगे? आप मेरे साथ चल के किसी भी जगह पे सर्वे कर लीजिए बात साहब, अगर आपको कोई 80% लोग भी ये कहते हुए नजर आ जाए या आधे भी 50% लोग भी ये कहते नजर आ जाएं कि जी हाँ अब चले बन गई है तो चलें जी ठीक है हम इनसे उम्मीद लगा लें। आपको 80% से ज्यादा लोग ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो अभी हम स्टेबिलिटी की बात करें, नंबर गेम से स्टेबिलिटी नहीं आती है कि चले जी आपने जैसे तैसे उठा के इधर उधर से 2/3 मेजोरिटी पूरी करके स्टेबिलिटी बना दी तो आप जाए पूरी की पूरी आप पार्लियामेंट इनको दे दें। ये जो 90-91 नशिस्तें हैं पीटीआई की, ये भी आप इन्हीं को पकड़ा दें, कोई इशू नहीं है। तो क्या आप समझेंगे कि स्टेबिलिटी आ गई है? स्टेबिलिटी का ताल्लुक सीटों की तादाद से नहीं होता, ये आपकी मॉरल अथॉरिटी है कि आपने जिसके ऊपर हुक्मरानी करनी होती है और उसी से आपका मुल्क का पूरा तासुर बनता है। अगर अवाम आपकी अनरेस्ट है, अवाम ने आपको रिजेक्ट किया, आपको कबूल नहीं किया, तो भले आप सारे ओहदों पर बैठ गए हैं आके, आप चंद महीनों में रिजल्ट देख लेंगे कि कितनी ये स्टेबिलिटी है, कितनी ये हुकूमत स्टेबल है और कितना ये डिलीवर करेगी। तो सबसे पहली चीज जो है, जब बुनियाद ही आपकी ठीक नहीं है तो फिर उसके ऊपर आप इमारत जितनी मर्जी बुलंद तामीर कर लें, जितनी मर्जी उसके ऊपर मंजिलें तामीर कर लें, वो नीचे से उसकी जो बुनियादें हैं वो लरसती रहती हैं। यही सूरत हाल इस हुकूमत की है। बैरिस्टर साहब 8 फरवरी के बाद यही बातें सुन रहे हैं और बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि ये सीटें देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों को चेंज चाहिए था, लोगों के रिजर्वेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। इस सारी सूरत हाल में आप लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे मुल्क चलाएंगे? देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें की हैं समीना पाशा साहिबा ने। और बात यह है कि 2018 में जिस तरह के जो मजाक इस अवाम के साथ, इस कौम के साथ किया गया, जिस तरह भी ये एलिगेशंस तो लगती हैं शायद ये तज्जिया कर रही हैं पर शायद ए पोलिटिकल होकर नहीं कर रही, उसमें बहुत ज़्यादा एक किसी पॉलिटिकल 2018 में लोग कुरान पाक लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं आए थे, इस बार लोग कुरान पाक और फॉर्म 45 लेकर हम उस टाइम भी देखें, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। हम उस टाइम भी पिटिशंस लेके आए थे, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस टाइम पिटिशंस की, हम लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल गए। मतलब एक पॉलिटिकल जो सेटअप है, एक लीगल सेटअप है, उसमें रहते हुए हमने अपना किरदार अदा करना है। हम लोग पार्लियामेंट में आए, पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए आए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए आए, और जिस इस्तेकाम की ये आज ये गैर मुस्तहकम होने की बातें कर रहे हैं, हम उसी इस्तेकाम को लाने के लिए 2018 में डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, हम लोग फिर भी इस सिस्टम में रह के देखें ना, आपने चेंज लाना है, सिस्टम का हिस्सा हो के आपने चेंज लाना है। तो हम तो उस टाइम भी हिस्सा बने। आज ये इनकी एलिगेशन ज़रूर हैं, एलिगेशंस कौम ज़रूर लगा रही है। अभी सर्वे हुआ, उन्होंने कहा बड़े पढ़े लिखे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। ऐसे पढ़े लिखे लोग जो शायद जो कहते हैं कि हमारी वालदा को इमरान खान से शादी करनी है और हमारे वालिद को कोई एतराज़ नहीं है। मतलब ऐसी यहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी पढ़ा लिखा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ और कारकुन हूँ और अब उनका मेंबर भी हूँ। तो पढ़ाई की बात नहीं, बात शऊर की है कि अगर आपने वाक़तन मवाजना कर लिया है और अगर आपने देखना है तो कि कौन सा लीडर है, कौन सी पार्टी है जो बेहतर काम करती रही है। मेरे मुताबिक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने डिलीवर किया है, काम किया है। जहाँ तक बात की, आज ही IMF की बात करते हैं ये लोग, IMF की आपके बाकी स्पीकर्स ने भी बात की, बाकी तज्जिया कार भी बात कर रहे थे IMF के ऊपर। ये वो जमात थी PTI जो IMF के पास जो नहीं गई, जो ना जाने का नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को हुआ। आज ये कहते हैं कि हमें चेंज चाहिए था। फिर ये बात करते हैं कि जी हम ये कशकोल लेके पूरी दुनिया में ये कशकोल लेके घूमते रहे, इनको शाज़र नाज़री किसी ने कोई लिफ्ट कराई, वो भी बस ये थे पाकिस्तान पे तरस खाते हुए जो है दोस्त ममालिक ने कुछ इनके कशकोल में डाला। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कल की उनकी सऊदी एम्बेसडर के साथ मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा,
आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, हमें लोन्स नहीं चाहिए, बहुत हो गए। देखिए हम जाके अपना मजाक उड़वाते हैं, बैरून मुल्क में भी कशकौल लेके जाते हैं, हमें पैसे दे दें। IMF का जो आज वफ्द है वो आज रात पहुँचेगा। IMF का ये कहते हैं कि शायद IMF का वफ्द हमसे बात नहीं करेगा। IMF के वफ्द को किसने ख़त लिखा? ये बगावत की बातें कौन कर रहा है? तो IMF को जो ख़त लिखा गया जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ओनली सिंगल हैंडेडली एक पॉलिटिकल पार्टी ने IMF को ख़त लिखा और उसका आगे से जवाब आया कि भाई आपकी स्टैंडिंग क्या है, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, हम गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होगी हम उससे बात करेंगे। और उसी गवर्नमेंट ऑफ द डे से बात करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड इसका राउंड होगा, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग होंगे, गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदार लोग होंगे, वो लोग वाशिंगटन DC जाएंगे, IMF के साथ ये रिव्यू होगा। IMF की नो डाउट कि बड़ी सख्त और कड़ी कंडीशंस हैं। IMF ये वही IMF है जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुदाफिज कहा था 2016 में, लेकिन उसके बाद फिर इसके चंगल में हम फंस चुके हैं। अब इंशाल्लाह IMF से हमारी दोबारा जान छुटेगी और IMF से दोबारा जान छुटवा के हम लोग जो हैं अपने पाँव पे खड़े होंगे, इस मुल्क को दोबारा से जो है IMF से इसकी जान छुड़वाएंगे। कामरान साहब, ये इतनी रिजर्वेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अदालती मामलात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कोर्ट के फैसलों के पर भी एतमाद नहीं है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये किस तरह चलेगा फिर सिस्टम इस तरह? देखिए आप कहते हैं कि जी फॉर्म 45 जो है ना हमारे पास है वो लोग लेकर आए हुए और इलेक्शन कमीशन के बाहर, और वो कहते हैं कि जनाब ये असल रिज़ल्ट है। ये कहते हैं कि जी फॉर्म 47 जो है वो असल रिज़ल्ट है। हमें नहीं पता कि जनाब वो सच्चे हैं, ये सच्चे हैं। बात ये है कि क्यों फिर किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि जी बदतरीन धांधली हुई है। देखें, इल्ज़ामात कोई भी लगा सकता है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे ये कहूँगा कि एज ए ऑब्ज़र्वर, एज ए जर्नलिस्ट, हमने और आपने जब ये इलेक्शन कवर किया है तो हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन और हमारी जो रिपोर्टिंग थी, हमने फिर बताया हमें कि जब हमारी भी टीम, मेरे पास वो मेरे और आपके पास कार्ड था जिस जो इलेक्शन कमीशन का एक्रेडिटेशन कार्ड, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी इसको किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर और जगह पे एक्सेस नहीं रोका जाएगा। इसके बावजूद वहाँ पर जहाँ फॉर्म 47 मुरतब हो रहा था RO ऑफिस के वहाँ पर नहीं जाने दी गई। अच्छा, सिर्फ हमारी बात नहीं है, वहाँ पे नेशनल ऑब्जर्वर्स जो थे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो थे, उनको भी नहीं जाने दिया गया। वहाँ पर इवन उम्मीदवार जो खुद और उनके जो पोलिंग एजेंट थे, उनमें से किसी को जो ना वहाँ पर नहीं जाने दिया। बिल्कुल, दैट इज प्रूफ। तो अकील साहब सही कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ। तो यही वो चीज़ें हैं, और उसका फैफन ने अपनी रिपोर्ट में इसको बाकायदा तौर पर उन्होंने तादाद दी है कि दुनिया मुल्क भर से इतने पोलिंग स्टेशन थे हज़ारों की तादाद में जहाँ पर के उनके ऑब्जर्वर्स को उन्होंने एक्सेस जो है वो डिनाई की। तो ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हाँ, दाल में काला था और बाज़ जगह पूरी दाल ही काली थी। देखिए सर, इसमें सिंगल कुछ इशू हो सकते हैं लोकेलिटीज़ में। मैंने बरमरा सर इस तरह जिक्र किया कि कई जगहों पे जो है रिजर्वेशंस हो सकती हैं और कई ऐसे आइसोलेटेड केसेस हैं, उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जी। अच्छा, उसमें फिर दूसरी बात ये अदालतों की जहाँ तक बात आ रही है ना, मैं आपको बताऊं कि इसमें भी हो ये रहा है कि सलमान अकरम राजा को, अब मैं चले किसी के नाम नहीं लेता, मैं वैसे ही कहता हूं कि हुआ यह है कि जो कुछ केसेस अदालत में गए, अदालत ने कहा ओ जी ये तो जुरिसडिक्शन है इलेक्शन कमीशन की, आप इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन उस केस को अपने पास रखता है जनाब जी, लेट करता है जनाब जी। इतनी देर में वो वहाँ से जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर देता है जीत के। नोटिफिकेशन आपको पता है कि एक बार इलेक्शन कमीशन जारी कर दे तो वकील साहब के पास एक बार नोटिफिकेशन आ गया ना, फिर ये सीट नहीं छोड़ेंगे, फिर कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर वो चलते रहते हैं चीज़ें, स्टे के ऊपर दो बड़ी अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये वाली जो मैनिपुलेशन है, तो 2013 की उज़रदारियां जो है पेंडिंग अभी तक है। स्टे ऑर्डर पे कुछ लोग चल रहे हैं, PTI के कुछ लोग थे जिनके ऊपर ये कहा गया, डिप्टी स्पीकर के मुतालिक ये कहा था कि वो स्टे पे चल रहे थे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए तो वो ये होता है। देखें, वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो यहाँ पर वही वाली सूरत हाल हुई है। और ये वाला जो मामला है, ये आपको जो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो रिजर्व सीटें देने वाला मामला था, इसकी तो ये क्लियर मैनिफेस्टेशन है जिसमें जस्टिस जो है ना वो डिले हुआ और डिनाई किया गया। समीना पाशा साहिबा, इसहाक डार साहब इस बार वजीर ख़जाना नहीं है, वजीर ख़ारजा है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को लाया गया है। आप क्या समझती हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बड़ी आपकी नज़र है, ये मामलात चला लेंगे और क्या वजह होगी कि इसहाक डार साहब को इस बार पोर्टफोलियो नहीं दिया उन्होंने?
अब सब थोड़ा सा मुझे सिर्फ जो कामरान साहब बात कर रहे थे उसको बढ़ाने दें। जी जी बिल्कुल। बात यह है कि जो अगर आप ना देखना चाहें तो फिर तो आपके सामने पहाड़ भी खड़ा हो तो आप नहीं देखते, और अगर आप देखना चाहें तो फिर आपको आंख में बाल भी नजर आ सकता है। तो भाई पहले भी धांधली होती रही है, 2018 में भी हुई होगी, हमेशा हर इलेक्शन में इल्जाम भी लगते रहे, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि दूध होता है उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है। इस दफा सिर्फ इतना सा फर्क आया है कि पानी था और उसमें थोड़ा दूध मिलाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए इस दफा ज्यादा शोर है। और ये बात मैं नहीं कह रही कि कोई मैं पॉलिटिकल हूं या ए पॉलिटिकल होकर मैं कोई बात कर रही हूँ। बात ये कि आप इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज देख लें, आप शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं सुन लें, मुस्तफा नवाज खोकर क्या कह रहे हैं सुन लें, मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है सुन लें, आपकी मुल्क के सीनियर सहाफी क्या कह रहे हैं सुन लें, आपके अपने सेनेटर जावेद बासी साहब ने क्या कहा है सुन लें, आप जो तहरीक लब्बैक के जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं वो क्या कह रहे हैं आप सुन लें, आप फॉर्म 45 जो अपलोड हुए इलेक्शन कमीशन पर वो सबसे बड़ा खुद प्रूफ है, वो खुद इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ काट कर दे दिए हैं कि आपके हाथ में कि ये लें और जाके प्रूफ कर दें। तो ये सारी सूरत हाल है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये बेसिकली पानी था जिसमें दूध मिला के जो है हुकूमत बनाने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ, इसहाक डार साहब या IMF के मामलात और दीगर चीजें। देखिए सिंपल सी बात है, मैं ये समझती हूँ कि खुद PMLN के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि ये हुकूमत जो इन्होंने ली है ये उससे भी बड़ी गलती है जो इन्होंने ये पिछले 16 माह की हुकूमत ली थी। जब इन्होंने उस वक्त ये हुकूमत लेनी थी 16 महीने की, इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जब आउट किया गया था, तो उसके बाद भी ये एक दो राय थी PMLN के अंदर कि इलेक्शन में जाया जाए या फिर हुकूमत बनाई जाए। फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि इन्होंने हुकूमत बनाई और बाद में 8 फरवरी के अंदर जो सब कुछ हुआ उसके बाद इन लोगों को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि वो जो हुकूमत ली वो एक गलत फैसला था, उससे इनकी पॉपुलैरिटी में कमी हुई, वरना अदरवाइज ये लोग जब ऑपोजिशन कर रहे थे तो PMLN अच्छी उसकी जो थी एक ग्राफ अच्छा जा रहा था, पॉपुलैरिटी अच्छी थी। लेकिन वो हुकूमत लेकर इन्होंने सारी नेगेटिविटी अपने अंदर सारी जनरेट भी की और अर्न भी की। और अब ये मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये इन्होंने उससे भी ज्यादा अगर बड़ी गलती की है तो वो ये की है, क्योंकि उस वक्त बहरहाल इन्होंने जैसी भी हुकूमत बनाई थी वो मैंडेट तो इनका कम से कम अपना था। इस दफा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मैंडेट भी अपना नहीं है जिसके ऊपर हुकूमत बनाई है, और इस चीज की रियलाइजेशन इनके हो रही है क्योंकि जो इन्होंने कैबिनेट बनाई है वो इनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ये कैबिनेट या ये वजीर आजम उस तरह से इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जो फैसले आजाद और खुद मुख्तार कर ही नहीं सकते, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे? ये इनके अपने लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आज ये किसी भी मजबूरी की वजह से बेशक चुप हो, या जाहिर है अब हुकूमत मिल गई है तो करनी पड़ेगी तो इसलिए चुप होंगे, लेकिन अंदर से इनको भी पता है कि इन लोगों के साथ हो क्या गया है, और ये जितनी देर ये हुकूमत करेंगे इनको खुद भी पता है कि वो सारा नुकसान PMLN को होगा। ये जो कैबिनेट आपको नजर आ रही है इसमें जो की मिनिस्ट्रीज हैं, मुझे बता दीजिए क्या वो PMLN के लोगों के पास हैं? क्या आपको नहीं पता है कि ये लोग फैसले खुद करने के मिजाज नहीं है इस वक्त? तो इस मसले का ये हल है ही नहीं कि आपको ये एक हुकूमत बना दी जाए। मैं कहती हूँ PMLN होती या PTI होती या पीपल्स पार्टी होती, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ना बासा, ये फेल हो चुका है कि आपके इख्तियारात कहीं और हैं और सामने आपने सियासी चेहरे सर रख दिए हैं। तो असल जो मुल्क का प्रॉब्लम है उसकी तरफ आइए, आईन के मुताबिक चलें, सब लोग अपना अपना किरदार अदा करें, तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें, ये है इस मुल्क का हल। ये हाइब्रिड सिस्टम जो आपने पहले भी चला के देखा है उसने पहले भी कुछ नहीं दिया और ये आगे भी कुछ नहीं डिलीवर करेगा। बार बार एक गलती करना और ये सोचना कि इस दफा रिजल्ट मुख्तलिफ होगा, ऐसा नहीं होता। और ये खुद PMLN के अंदर भी एहसास है। आप जो इनके की नजरियाती लोग हैं उनसे जरा बात तो करके देखें और फिर वो खुद आपको बता देंगे। तो इसलिए डार साहब बेचारे जो पहले परफॉर्म नहीं कर सके, अगर अब मिल भी जाती मिनिस्ट्री तब भी क्या परफॉर्म कर पाते? तो ये अब सारी सिचुएशन है, इसके ऊपर अब मुझे तो मुल्क में आगे कोई चीज अच्छी होती नजर नहीं आ रही जब तक कि रियलाइजेशन ना हो कि सबने अपना काम करना है। अकील भाई, ये खारजा क्यों दी है? इतना एक्सपीरियंस था, बच्चे को पाकिस्तान का पता है कि इसहाक डार साहब के साथ ख़जाना जुड़ा हुआ है। इसहाक डार साहब ने माजी के अंदर बहुत सारे क्लेम्स भी किए थे, तो अब ये अचानक क्या हो गया? ये क्या पीछे क्या रीज़न है इसके? सबसे पहली तो बात है कि डार साहब नो डाउट इस मुल्क के 3 या 4 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि वो वज़ारत ख़जाना के साथ कोई नकाब पढ़ा के आए हुए हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ कहीं जहाँ पार्टी ने बेहतर समझी यूटिलाइज़ उनको करना, और इस दफ़ा उनको खारजा का कलमदान दिया गया। और उसकी वजह और उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि खारजा में हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है,
और उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक एलिमेंट है जी, जो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो एक एलिमेंट है जिस पे हम बहुत ज़्यादा तकिया कर रहे हैं, वो क्योंकि डार साहब ज़रा क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी समझते हैं, बाकी मुल्क के दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ रिलेशंस को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनमें बेहतरी लाने के लिए और उधर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा बेहतर तरीके से मोड़ने के लिए और लाने के लिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाने के लिए, तो ये इस दफ़ा एक थोड़ा नया उनको जो है कलमदान दिया गया है। जहाँ तक ख़जाना की बात है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ग्रेट नेम, HPL के वो प्रेसिडेंट या CEO रह चुके हैं, रिनोन्ड बैंकर हिमसेल्फ, और वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नए लोगों को मौका देना चाहिए, नई सोच के साथ, नए चैलेंजेस के साथ। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं आपकी इकॉनमी के ऊपर, और बिलखसूस ये जो टाइम गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे चैलेंजेस 3 साल गुजरे ना, बाकी इससे पहले तो तीन साल में ऐसी तबाही। तो ये बताएं ना कि ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की आज बात कर रहे थे और कह रहे थे कि NFC अवार्ड के ऊपर जो KP गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उस पर वाज़े तौर पे वो कह रहे हैं कि हमारा ये भी हिस्सा बनता है, हमारा ये भी हिस्सा बनता है, हमारा ये भी हिस्सा बनता है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि वफाक के साथ आप काम करें, बजट आपके बिल्कुल सामने आ गया है। डार साहब का जब तक डार साहब ने यहाँ पे एज ए वज़ीर ख़जाना काम किया, बड़े अच्छे मामला चले। IMF भी उसी टाइम पे IMF को खुदाफिज कहा गया, आखिरी किस्त वापस की गई, उसी वक्त ही डॉलर भी अपने और पेट्रोल भी अपने और अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी अपने। आपकी बहुत अच्छी बातें मैंने मजीद सुननी। ज़रा पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बातचीत की है, वो सुनाएं ज़रा, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। का हल्का खुलवाएं, उसके तो सारे फॉर्म 45 टीवी पे हम व्हाट्सएप पे हम देख चुके हैं, हमें तो पता है कि हकीकत क्या है। हम बहरहाल मतलब स्टेबिलिटी की खातिर शायद चलो क्या हकीकत है मिफ्ता साहब? सच्चाई तो मिफ्ता साहब क्या हकीकत है? क्या हकीकत है आपकी ज़बानी सुनना तो ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का फॉर्म 45 के मुताबिक। नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं कि हारे हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैं अफसोस आपको लगता है नवाज शरीफ भी हारे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के? पर इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो है वो दोनों हल्के मुस्लिम लीग के हार गए थे और जो इनका एक सपोर्ट का बंदा था वो तीनों हल्के हार गए थे। ख्वाजा साहब के हल्के के सच्ची बात है कि मैंने अभी तक फॉर्म 45 वगैरह नहीं देखे। मियां साहब के हल्के के और सलमान राजा के हल्के के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं सारे सबने। समीना पाशा साहिबा, मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू, शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जमात इस्लामी, सब एक ही बात कर रहे हैं, और स्पेशली मियां नवाज शरीफ की सीट के हवाले से। जी, जैसे मैंने अभी अपने पिछली जब मैं अभी गुफ्तगू कर रही थी उसमें भी मैंने यही बात मैंने भी की है कि ये आप कोई एक चीज हो ना, एलिगेशन होती है कि आप भाई एक बंदा ये कह रहा है और कुछ 1-2 सीटों के बारे में कह रहा है, तो वो आप कह सकते हैं कि भाई गड़बड़ हो गई या कोई बद इंतजामी हो गई। लेकिन यहाँ पर तो एक पूरी कहानी है जो सबकी जबान पर है, बच्चे बच्चे की जबान पर। और देखिए अब्बास साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज होती है परसेप्शन। अब परसेप्शन इसका बन चुका है, इस पूरी जो ये एक्सरसाइज थी इलेक्शन नुमा, उसका पूरा एक परसेप्शन बिल्ड हो चुका है कि ये सारा इलेक्शन जो है वो रिग्ड हुआ है, और एक सोचे समझे तरीके के साथ एक जो मैंडेट है एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब ये आप इसको जिस तरह मर्जी कह लें कि ये इल्जाम है, ये यूं है, ये वो है, वहां पे कैसे ठीक है, यहाँ पे कैसे ठीक नहीं है, वो परसेप्शन बन चुका है और वो अब सबको पता भी है। अब कोई खुल के बात कर लेगा, कोई जरा कम खुल के बात कर लेगा, लेकिन बात वहीं पर है। 2018 की बात होती है, उससे पहले भी बहुत सारी बात होती है। मुझे सिर्फ आप कोई 5 हल्के बता सकते हैं अब्बास साहब, आप बता दें या बैरिस्टर साहब बता दें कि कौन से 5 हल्के हैं जो नून लीग जीती हुई थी लेकिन इनको लगता है कि वो हरवा दिए गए। मैंने तो इमरान खान साहब की 3-4 साल की गवर्नमेंट में एक दफा नहीं सुना कि PMLN ने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि ये जी 5 हल्के थे, ये हम जीते हुए थे, ये हमें हरवा दिए गए हैं और ये RTS बैठा था तो उसकी वजह से हम ये हार गए। वो कौन से 5 हल्के थे, वो स्पेसिफिकली कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पर मैं आपको इस वक्त बैठे हुए ऐसे कितने, मेरा ख्याल है 30 से 40 हल्के बता सकती हूँ कि जिनमें से कुछ के फॉर्म्स मैंने खुद देखे हुए अपनी आंखों से, कुछ के मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पे देखे हैं, तो कुछ के मैंने अपने यानी हार्ड कॉपी देखी है, अपने हाथों और अपनी आंखों से देखे हैं। तो वो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि कौन कौन से हल्के हैं। आप रिपोर्टर्स जो फील्ड पे थे उससे बात कर सकते हैं। तो देखिए, खाली ये कह के हम अंडर द कारपेट नहीं कर सकते चीजों को कि चले जी ये इल्जाम तो लगते रहते हैं, अब आगे बढ़े। कामरान साहब, ये जो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं जरा कामरान साहब की तरफ, ये जो परसेप्शन बन चुकी है, इससे किस तरह ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? कोई नजर आ रहे हैं कोई बेहतरी? परसेप्शन आप असेंबली के अंदर देखें क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ तो बज़िद है कि हमारे रिजल्ट फॉर्म 45 के
मुताबिक हमें वापस किए जाएं? नहीं, देखें, द गेम इज़ ओवर। अब वो कुछ नहीं है, मतलब है कि सब कुछ जो बाय डिज़ाइन और बाय प्रोग्रामिंग ये सब कुछ उसी के मुताबिक हो चुका है। अब परसेप्शन चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इट डजेंट मैटर। अब ये फ़िलहाल ये कंपनी ऐसे ही चलनी है जितने अरसे भी है। देखें, और आप ये देखिए कि वो किस खूबसूरती के साथ आप ये कहते थे या हम ये कहा करते थे कि जनाब यहाँ पर पार्टियों की हुकूमत है, एक बार नून लीग फिर पीपल्स पार्टी आती है, फिर एक बारी उनकी है, बारियाँ लगी हुई हैं। यही कॉन्सेप्ट था ना, और हम पिछले पौन सदी से यही कुछ देख रहे हैं कि यही जमातें हैं और यही सियासतदान हैं जो बारियाँ लगा के मुड़ तोड़ के आ रहे होते हैं। तो अभी भी तो यही रिज़ल्ट निकला है सारा। जरदारी साहब चलें, अल्लाह ताला ने उनको बिठाया है जनाब जी, 5 साल के लिए वो सदर हैं इस वक्त आपके, और इसी तरीके से हुकूमत जो है ये फिर नून लीग के पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी थर्ड या पीटीआई को होनी चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए, नहीं, लेकिन जो मैंडेट आ रहा था वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंगली फिर अगर चीज़ें चलती तो तभी ये चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। IMF के ख़त में उन्होंने बिल्कुल ये मेंशन किया है, उन्होंने कहा जी हम प्रोग्राम तो जारी रखेंगे नई हुकूमत से, लेकिन उन्होंने उसके एक जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स की बात उन्होंने उसमें लिखी है उन्होंने कि ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो दे रिकग्नाइज और दे एक्नॉलेज कि जी यहाँ पर इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। बैरिस्टर साहब, इसको रिप्लाई करें। और इंतकाम की सियासत आप लोग कहते थे कि नहीं होगी, आज बानी PTI से मुलाकात पर भी पाबंदी लग गई है। वहाँ पर जो हमारा मीडिया सुबह से लेकर रात तक खड़ा होता था अपनी नौकरी के लिए, उनको भी आज वहाँ पर हटा दिया, कनातें लगा दी गई। अब ये स्ट्रेटेजी आपको क्या नज़र आती है? कुछ सबसे पहले सर मैं थोड़ा सा कामरान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, इन्होंने कहा कि IMF ने जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स के ऊपर बात की, हम भी तो यही कह रहे हैं। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर कोई एतराज़ है, आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, जो इलेक्शन रूल्स 2017 के कहते हैं, बराए मेहरबानी उनको फॉलो करते हुए आप जो हैं उसका प्रोसीजर जो इन्वोग है उसको फॉलो करते हुए आप जो रेलेवेंट फोरम्स हैं वहाँ पे जाएं। जिस तरह हम 2018 में गए थे, जिस तरह 2013 में भी गए थे, इसी तरह 2024 में ना तो कानून बदल सकते हैं, ना आपके लिए कोई चीज़ें फास्ट ट्रैक की जा सकती हैं। कानून में 6 महीने लिखा हुआ है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का। अगर आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाना चाहते हैं, किसी हल्के पे एतराज़ है, तो 6 महीने के अंदर उसका फ़ैसला हाई कोर्ट में, हाँ, डायरेक्शन लेके आप ज़रूर करवाएं। आपको 6 महीने में रिज़ल्ट अगर उसका मिलता है तो डेफिनेटली करें, लेकिन कानून और आइन से बालातर हो के आप अगर कहें कि हमें कोई स्पेशल जो है फेवर दिया जाए तो वो किसी के लिए नहीं है। इसमें थोड़ा सा ऐड करूं, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि यही प्रोसीजर है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आइन और कानून में ये भी तो लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो जस्ट फ्री फेयर इलेक्शन कराएगा। ये भी उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सर। ये बिल्कुल 218 में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, और ये आज से नहीं है, जब से आईने पाकिस्तान है तब से ऑब्लिगेशन है। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू द बैकग्राउंड ऑफ थिंग्स कि 13 में कैसे इलेक्शन हुए, 18 में कैसे हुए, उससे पहले कैसे हुए, एंड सो फोर्थ। अब जहाँ तक आपने बात की कि इल्ज़ामात की सियासत, तो सर हम इल्ज़ामात की सियासत से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक रिकन्सिलिएशन की, एक इंक्लूसिविटी की अप्रोच हमारी डे 1 से रही है। हम सबको इत्तेहादियों को तो साथ लेके चल ही रहे हैं, पर अपोजिशन भी हम चाहते हैं कि हालात मुल्क के इस तरह नहीं हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ अफोर्ड कर सकें कि अदम इस्तेकाम की तरफ अगर जाए। मैं उसमें भी आ रहा हूँ, आपने जो भी कहा ना, सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ, आपने जो कहा ना कि जी हम अपोजिशन को साथ लेके चलना, ये भी एक रवायती सा जुमला है, जैसे वो कह दिया कि जनाब हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। नहीं, हम तो अपोजिशन को देखे ना, हम अपोजिशन हमें साथ लेके चली, सिर्फ लिप सर्विस है ये। नहीं सर, लिप सर्विस, डंडे मार रहे, गाड़ियों से उतार कर आप किस तरह साथ लेकर चल रहे पुरअमन मुजाहिरीन को। वीडियो फुटेज आ रही है। इमरान खान का एक आपने पॉइंट बात की, इमरान खान साहब की, कि हम रोजियां लगी हुई थी मीडिया वालों की। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के आप उठा के देख लें, कौन सा है कि आप हर रोज वहां पे जाके, जी डेरा तो नहीं लगा हुआ ना, वो मतलब देखें लोग जाते हैं, लीडर जाते हैं बाहर। हमारी भी नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जब इसी अडाला जेल में थी, तो तब तो हमें तो सिर्फ जुमेरात मुलाकात की जाने देती थी। जुमेरात के अलावा कोई और दिन मुख्तसर वहां पर किसी प्रिजन रूल्स के मुताबिक सर लिखा हुआ है, आइन में और कानून में लिखा हुआ है, जेल के प्रेमिसेस के बाहर भी नहीं, जेल के प्रेमिसेस के बाहर आपने खड़ा होना है, हो, लेकिन एक सिक्योरिटी थ्रेट, आपको पता है कि एक
दहशतगर्दों का गिरोह, 3 दहशतगर्द अडयाला जेल के बाहर से मिले हैं। एक आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी सिचुएशन है, उसको भी देखना है। आपके एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, समीना पाशा साहिबा, आप इसके ऊपर रिप्लाई करें। देखिए, बड़ा अजीब सी बात लगती है जब हम ये बातें सुनते हैं ना कि इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होंगी और ये सारी वही बातें हैं कि जो हम जैसे अभी खुद बिल्कुल सही कह रहे थे बैरिस्टर साहब के हमेशा ऑपोजिशन में आके बयानात और हो जाते हैं, हुकूमत में आके बयानात और हो जाते हैं। यही जो लोग PMLN के जब खुद ऑपोजिशन में थे, लॉन्ग मार्चेस भी कर रहे थे, जल से जुलूस भी कर रहे थे, कोरोना था और उस वक्त सब मना कर रहे थे कि भाई गैदरिंग्स नहीं करनी, तब भी इन लोगों ने बज़िद होकर किए जल से जुलूस और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। 3 लॉन्ग मार्च हुए, फजल रहमान साहब ने धरना भी आके लगा दिया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन हमने नहीं देखा था कि इस तरह की कोई पुलिस की तरफ से बाकायदा गिरफ्तारियां हुई हों, क्रैकडाउन हुआ, जो कि हम कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से देख रहे हैं। और अब तो जाहिर है ये हुकूमत की, चूंकि अब ये हुकूमत बनी है तो फिर जिम्मेदारी इन्हीं को लेनी पड़ेगी। जहां तक खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से बात है, तो बात ये कि वो अभी भी उनको भी 2 दिन की इजाजत ही थी, मंगल और जुमेरात के दिन उनकी फैमिली और लॉयर्स उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई जाके मुलाकात करता है तो बिल्कुल ठीक आईन और कानून के मुताबिक कोर्ट से वो लेके जाते हैं परमिशन। अब राजा नासिर अब्बास साहब हो या उमर अयूब साहब हो या इवन फिरदौस शमीम नकवी साहब हो, वो हाथ में कोर्ट के लेटर लेके फिर के वो जाके दिखा रहे हैं जेल अथॉरिटीज को कि जी हमें कोर्ट ने इजाजत दी हुई है, फिर भी उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये अगर आइन एंड उसकी लॉ की बात करते हैं तो उसी के हिसाब से फिर मेरा ख्याल उसी के अंडर आता है, कोर्ट भी उसी बेचारी की इजाजत से मिलने देना चाहिए। जहां तक ये इस वक्त पाबंदी लगाने की बात है, ये 2-3 इसकी मुझे नजर आती हैं पर्सपेक्टिव्स। एक तो पहला पर्सपेक्टिव सियासी है इसका, जिसकी वजह यह है कि आगे सेनेट इलेक्शन भी है, एहतजाजी तहरीक को आगे ये लोग बढ़ाना चाहते हैं PTI वाले, और मुख्तलिफ उमूर के हवाले से जो KPK के अंदर चल रहे मामला उनके हवाले से भी। तो इन 2-3 चीजों के ऊपर और खासतौर पर खान साहब के केसेस के ऊपर भी जाहिर है उनसे मुशावरत करनी होती है पार्टी को। तो ये जानबूझकर इस तरह से उन्हें आइसोलेट करके ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें रोका जा रहा है कि वो मुदाखलत ना कर सके, कोई गाइडेंस ना दे सके, कोई मुशावरत ना कर सके, अपने पार्टी रहनुमा को कोई फैसले ना दे सके, उन्हें एक तरह से आइसोलेट किया जा रहा है ताकि वो इन तमाम मामला से दूर किए जा सके। और दूसरा जो ये बात की जा रही है कि जी सिक्योरिटी या उस तरह, ये बिल्कुल एक जेन्युइन कंसर्न है। देखिए हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री है, इसमें हमने वज़ीर आज़म को देखा है कि गोली भी जलसे में मारी गई है, उनकी शहादत बम धमाके में भी हुई है, उनको अदालती कत्ल के जरिए भी रास्ते से हटाया गया है। तो ये सब देखते हुए PTI वाले अगर ये कंसर्न शो करते हैं कि अगर उनसे कोई राब्ता ना हो पाए, इमरान खान साहब की खैर खैरियत अंदर से दरियाफ्त ना हो पाए, तो उन्हें कंसर्न रहता है कि अंदर क्या हालात वाक़यात हैं, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे इस वक्त इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को लेकर के किसी को। तो ये उस लिहाज से भी उनके लिए कंसर्न जाहिर है, वो इस पे उठाएंगे भी और आगे मेरा ख्याल है वो कोर्ट में भी लेके जाएंगे ये मामला। लेकिन देखिए फिर मैं अगेन वहीं पे बात करती हूँ कि जब आप अगर इतने अच्छे बनते हैं, मफाहमत की बात भी करते हैं और मिलके चलने की बात करते हैं, लेकिन अगर आपके कौल और फेल में तजाद होगा तो फिर ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती। आप एक तरफ ये PTV पर आए और TV पर आकर इस तरह के स्टेटमेंट्स दें कि जी ठीक है हम अच्छे बच्चे बन गए हैं और हम तो भाई बड़े जमहूरी हैं और हम सबको, और हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम ऑन ग्राउंड क्या देख रहे हैं कि उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, और गिरफ्तारियां हो रही हैं, और एक के बाद एक जमानत होती है, दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब करते हुए फिर आप ये सोचें कि जी ऑपोजिशन अच्छी बच्ची बन के बैठ जाए, तो भाई वो तो पहले मौके की तलाश में है कि आप लोगों को तंग करें, आप लोगों को चलने ना दें, प्रॉब्लम क्रिएट करें, और आगे से वो मौके आप खुद उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं एजिटेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर खान साहब को इंगेज रखें, बल्कि उनके साथ खुद आप लोग इंगेज हो, तो वो ज्यादा बेहतर है आगे चलने के लिए, बजाय इसके कि उनको आइसोलेट करें। इससे तो मामला और खराब ही होंगे, उसमें कोई बेहतरी आने का इम्कान नहीं। बीइंग अ लॉयर, आप बताएं कि इन केसेस के अंदर कितनी जान है। कामरान साहब के साथ वाइंड अप करूंगा इसका क्विक जरा। we've been through this and this entire process, उन केसेस के आखिर में क्या निकलता है, क्या आया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं आपको नजर आ रहा है। देखिए ना, मुझे कुछ केसेस में नजर आ रहा है जहां पे एविडेंस है, जहां पे खुद इमरान खान साहब ने मतलब देखें कन्फेस किया हुआ है। तोशा खाना वाले केस में उनका कन्फेशन है, तो अब देखें ना, वो उन्होंने ये भी कह दिया मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। मतलब उसमें प्रॉब्लम ये नहीं था कि तोशा खाना से उन्होंने क्यों लिया, लेकिन रूल्स के मुताबिक रसीद बाद में बनवाना, पैसे उसको बेच पहले देना, ये देखें ना कुछ टेक्निकल ये इश्यूज थे जो उनको शायद बेहतर तरीके पे समझने चाहिए थे। ये अप फॉर डिस्कशन नहीं है कि तोशा खाना से उन्होंने लिया या नहीं लिया, ये तोहफा आया या वटेवर, जो कानून और आइन के मुताबिक है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, और उसका उनको खमियाजा आज भुगतना भी पड़ रहा है। जहाँ तक बात की उन्होंने मुलाकात से, लॉयर्स की मुलाकात होनी चाहिए,
फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, और अगर कोई स्पेशल इजाज़त लेके जाता है उसकी मुलाकात होनी चाहिए, कोर्ट की इजाज़त, और उसमें स्टॉपेज किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तमाम मुलाकातें पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ पे डेरादारी सिस्टम हो। जिसका दिल है आए जी हम भी जो है वो इस डेरे पे जाके हाज़िरी देते हैं या इस दरबार पे जाके हाज़िरी देते हैं, या ऐसी कोई बात हो जाए, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर हैं, हम भी अपने लीडर के, जब हमारे लीडर वहाँ पे थे, हफ्ते में एक दिन मुख्तस है, उसमें जाके आप मिलें प्रायर परमिशन के साथ, आप वहाँ पे जाके उनकी खैरियत कामरान भाई, ये केसेस क्या हैं, केसेस का क्या अंजाम, क्या फ्यूचर? अमूमन इस तरह के जी, आप अगर की हिस्ट्री निकाल के देखें ना, तो बहुत सारे इस तरह के केसेस जो हैं वो आपको इन सियासी लोगों के साथ, हमारे इस वक्त मौजूद प्रेसिडेंट जो हैं, इनके खिलाफ अच्छे खासे केसेस आपने देखा, और वो सारे केसेस जो हैं वो बाद में पता चला कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, और हसन नवाज, हुसैन नवाज, जी बिल्कुल, किसी की बिल्कुल जी, वो हर तरह नवाज साहिबा के केसेस, वही फैसले अदालत आज एक फैसला करती है, जी जी जी, ARY गोल्ड रेफरेंस, पोलो ग्राउंड रेफरेंस, और ये सारी चीज़ें आपको पता है ये सारा, और हमारे यहाँ माजरत के साथ, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नैप था ना वो एहतसाब वाला, वो इसी काम के लिए ही इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर। यानी कि जी वो मकसद तो ये था कि कौम की लूटी हुई दौलत वापस होगी, एहतसाब होगा सबका, लेकिन वहाँ पर वो एहतसाब नहीं, बल्कि वो एक किस्म का वो जो सियासी मुखालफिन थे उनके इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता था। और ये हर दौर में हुआ है, चाहे वो आज का अपना पहले का एहतसाब सैफुर रहमान साहब का कमीशन ले लीजिए, या इस वक्त का नैब ले लीजिए, ये हर दौर में ऐसे इस्तेमाल हुआ है। तो इसी वजह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस भी बनते हैं, क्योंकि जब आप एक नज़रिए के साथ कि जी आपने इंतकाम के तौर पे ये करना है, एहतसाब के तौर पे नहीं करना, तो फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही केसेस होते हैं। तो इनका भी अंजाम जो है वो जो केसेस इस वक्त हैं, इनका भी इसी तरह ही होगा, सूनर और लेटर आपके सामने होगा ये चीज़। दूसरी बात ये कि एक जो बात यहाँ चल रही थी ना, वो ये थी कि जी जेल मैनुअल के मुताबिक रूल्स, प्रिजन्स रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक होता है। मुझे याद है मरीम नवाज़ साहिबा जब थी, नवाज़ शरीफ साहब भी थे अडयाला जेल में, तो उस वक्त जो मुलाकातियों की फहरिस्त थी उसमें यहाँ तक कि हमारे जर्नलिस्ट भाई भी जो है ना वो भी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाली सहूलत जो है वो सिर्फ इधर मिल रही है और उस वक्त नहीं मिली थी, उनको भी उसी तरीके से सारी सहूलियात जो थी वो दस्तयाब थी। तीसरी बात ये है कि जी अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें ना, देखें कौन नहीं चाहता, मुझे नहीं है, मेरी कोई मतलब जो है ना वो कोई रोमांस नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आवाम की आवाज़ बन के मैं ये चाहता हूँ कि जनाब इस वक्त मुल्की हालात ठीक हों, आवाम में खुशहाली आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, ये करें। आपने ये वाले जो तजुर्बे कर रहे हैं ना, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को अब लेकर आए हैं, चलें, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, देख लेते हैं। हमने इससे पहले जो है ना शौकत साहब को भी देखा है, शौकत अजीज़ साहब को भी देखा है, शौकत तरीन साहब को भी देखा है, हफीज शरीफ को देखा है, मोइन कुरैशी साहब को भी देखा है। ठीक है, कोई सॉरी टू से अगर ये इसी तरीके से चलाना है, अगर इसी तरीके से सारी चीजें चलानी है ना, तो ये कोई भी कर लेगा, इसके लिए इतना महंगा बंदा बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। थैंक यू वेरी मच जी। मुशीर खजाना केपी के मुजम्मल असलम साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुजम्मल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये बताएं कि माली साल कितना मुश्किल होगा, कौन से चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने और कैसे इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे? देखिए, केपी की जो इस वक्त माली सूरत हाल है, तो कोई पाकिस्तान की माली सूरत हाल जिस तरीके की है उससे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि केपी जो है पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केपी की जो मईशत है और जो केपी का फाइनेंस है, उसका सारा का सारा दारो मदार जो की हुकूमत की सेहत पे डिपेंड करता है। अगर वफाकी हुकूमत की सेहत खराब होती है तो उसके असरात जो है केपी की हुकूमत पे आना शुरू हो जाते हैं। केपी की हुकूमत का जो है तकरीबन 92 से 93% जो रेवेन्यू है, जो कह लें कि आमदनी, वो जो है की हुकूमत से आती है। अगर वफाकी हुकूमत दो चीजें, एक तो बर वक्त दे और दूसरा उसमें कोई कटौती ना करे, या तीसरा उसको जो है अपने पास, उसके पास अगर माली मुश्किलात हैं तो उसको देर ना करे। तो अगर ये चीजें ना हो तो केपी की हुकूमत जो है वो बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं, तरीके से चल सकती है। अब सूरत हाल ये कि वफाकी हुकूमत जो है वो केपी के जो वाजिबात हैं उसको वक्त पे अदा नहीं कर पा रही, और जो कुछ डिस्प्यूट है उसको भी अभी तक हल नहीं कर पा रही। अब वाजिबात में जो सबसे बड़ा वाजिब है, वो वाजिबात में से वो नेट हाइडल प्रॉफिट है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर
आज ये बिजली 60 रुपए की भी मिल रही है तो वो केपी की वजह से मिल रही है, क्योंकि 2 रुपए 3 रुपए यूनिट यहाँ पे जो है बिजली का पानी से बनता है। अगर वो केपी की बिजली ना जाए पाकिस्तान में तो आपको 100 रुपए में भी जो है बिजली ना मिले। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि केपी को उसके पैसे जो नेट हाइडल प्रॉफिट है वो जो फॉर्मूला तय हो चुका है 2016-17 में, उसके हिसाब से भी बर वक्त नहीं मिलते। तो वो अरबों रुपए हैं, वो 40-50 अरब रुपए साल के हो जाते हैं, वो आने होते हैं, वो नहीं आते। फिर इसके अलावा मुल्क का 42% जो तेल जो है पाकिस्तान में, जो पेट्रोल और गैस है, वो जो है केपी प्रोविंस से जाती है। उसमें जो केपी का जो विंडफॉल प्रॉफिट जो हिस्सा है, यानी कि जो केपी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो जो है बड़ी बड़ी तेल की कंपनियों ने उस पर स्टे ले लिए जाके, वो भी रकम नहीं आ रही। और आखिरी में जो तीसरी चीज ये हुई है कि जब से फाटा मर्ज हुआ है तो फाटा के जो अखराजात जो है उस वक्त जब मर्ज हुआ था वो, और उसके ऊपर 100 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने कहा था कि हम उसके तरक्याती अखराजात की हर साल देंगे, तो वो उसके तरक्याती अखराजात के पैसे भी नहीं दे रहे। और जो आज से 4-5 साल पहले जब फाटा मर्ज हुआ था उस वक्त जो उसकी तनख्वाहें और जो आज उसकी तनख्वाहें, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो वो वफाकी हुकूमत जो है ट्रांसफर नहीं करती, तो केपी अपने बजट से जो है वो फाटा के अखराजात भी कर रहा है। तो अगर ये तमाम चीजें हो जाए तो मैं समझता हूँ कि केपी जो है बाकी तमाम सूबों से काफी उसकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो। लेकिन सारी इन चीजों के बावजूद जो इस वक्त केपी की हुकूमत ने अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, उन्होंने जो है नई भर्तियां रोकी हुई हैं, तरक्याती अखराजात जो लाजमी वाले, एक तो होते हैं ना कि डेकोरेटेड होते हैं, एक जो लाजमी है जो करने हैं, वो सारी चीजें जो है रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है अवाम एट लार्ज जो है जो उनको एक हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मुजम्मिल साहब, कटौती की आप बात कर रहे हैं कि कटौती हो गई, बर वक्त अदायगियाँ होनी है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वफाक करेगा बर वक्त अदायगियाँ? देखें, ये वो चीजें कि ये एग्रीड है। एक तो चीज होती है ना कि आपने कोई नई मुआहिदा करना है तो उसके लिए आप नेगोशिएट कर रहे हैं, और एक चीज होती है कि एग्री हो चुकी हुई है कि हाँ ये आपको देना है और ये इस फॉर्मूले के हिसाब से देना है। उसमें जो है अभी तक जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, वो उसमें डिले कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे जो गर्दिशी कर्जा जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, सर्कुलर डेट, अब वो सर्कुलर डेट जो है ये केपी का भी वफाक सर्कुलर डेट देना है, क्योंकि ये जो जितना हाइडल का प्रॉफिट है ये तय हो चुका हुआ है, लेकिन वो वफाकी हुकूमत वापडा कहती है हमारे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि बिजली का महकमा उनका बहुत नुकसान में है। जो दूसरी अहम बात है जो आप लोगों को सबको समझने की भी जरूरत है और आगे बताने की भी, जब फाटा से मर्ज नहीं हुआ था केपी, तो मुल्क के जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से केपी को आता था 14.6% के हिसाब से पैसे आते थे पॉपुलेशन के। अब केपी की पॉपुलेशन फाटा मर्ज होने के बाद 19.5% हो गई है। अब वो 19.5% के हिसाब से उसको जो है रकम आनी चाहिए वफाक से। अब उसकी एक अलग वजह है कि अगर वो वफाक से आती है तो वो फिर पंजाब का हिस्सा कम हो जाएगा, सिंध का कम हो जाएगा और केपी का बढ़ जाएगा। तो अभी तक वो मामले को भी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो 18 अमेंडमेंट हुई और उसके नतीजे में 25 अमेंडमेंट हुई, जब केपी मर्ज हो गया तो वो रकम भी आनी चाहिए जो 100 अरब रुपए इजाफी हर साल की, वो भी नहीं मिल रही। तो और फाटा आपको पता है एक बैकवर्ड जो है डेवलपमेंट इलाका है, वहां पे एक बहुत ज्यादा जरूरत है फोकस की, वहां पे तरक्याती कामों की, वहां के लोगों को कारखाने, वहां के लोगों को मार्केटें बना के देनी है, जोन्स बनाने हैं, ताकि वो जो है बाकी पाकिस्तान के बराबर आ सके। तो ये एक नेग्लिजेंस है, लेकिन केपी हुकूमत अपने वसाइल से जितना कर सकती है कर रही है, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इस बजट में लेकर आए। मुजम्मिल साहब, इसहाक डार साहब तो वजारत ख़जाना के हवाले से हमेशा से उनके पास ही ये पोर्टफोलियो रहा है। इस बार मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आ गए, क्या वजह बनी है, क्या समझते हैं पीछे मामला ठीक टैकल नहीं कर सके इसहाक डार साहब, या कोई और वजह है? देखिए, अगर मुआवजा किया जाए 76 साल में जितने भी वजीर खजाना आए तो सबसे ज्यादा दफा इसहाक डार साहब आए, 4 दफा आ चुके हैं, वो 5वीं दफा की कोशिश में थे, ठीक है ना। अब 4 दफा एक शख्स नहीं कुछ कर सका तो उसने 5वीं दफा के आसमान से तारे तोड़ के ले आने थे। फिर दूसरा ये कि वो जो आखिरी दफा आए ना, वो तो अपनी ही पार्टी के बंदे को जबरदस्ती हटा के आए और इस वादे से आए थे कि जी वो जो है एक तो IMF के प्रोग्राम को बड़ा अच्छा हैंडल कर लेंगे, दूसरा वो रुपए की कदर को जो है सही करेंगे और शरह सूद को नीचे ला।
उल्टा हो गया। जब वो आए तो 230 रुपए का डॉलर था, 310 में छोड़ के गए। वो शरह सूद भी जो है 22% पे चला गया। IMF के साथ वो जो है 10 माह रहे, एक रिव्यू मुकम्मल नहीं कर सके। तो ये तमाम चीजें देखकर, और जो पाकिस्तान का, मेरे दानिश में जो पाकिस्तान का अगला IMF का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन प्रोग्राम है। उसमें इसहाक डार साहब के एटीट्यूड वाला बंदा जो है वो टाइमली अगर प्रोग्राम ना कर सके तो बहुत माली मुश्किलात हो जाएंगी। अब मैं सूबे में आ गया हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खासा अगर वहां कोई गड़बड़ होती है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट सूबे होंगे उससे, और फिर वो उसका जो है ना उसके अलग सम्राट होंगे, उसके अलग चैलेंजेस आ जाएंगे। तो ये एक डिसीजन मुझे लगता है कि शायद यही एक चीज होगी जिसकी वजह से इसहाक डार की जो 16 माह जो PDM के पिछले थे उसका मलबा उन पे आया है, जिसकी वजह से उनको ये कलमनाम नहीं मिला। अब लेकिन औरंगजेब साहब आए हैं, वैसे तो उनके क्रेडेंशियल्स मतलब दुनिया के बड़े मतलब टॉप के इदारे में काम किया हुआ है, पाकिस्तान के टॉप के बैंक में काम किया हुआ है, बट डोंट फॉरगेट ही इज द बैंकर। जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्किल सेट चाहिए वो एक बहुत बड़ी स्किल सेट चाहिए, जो एक मार्केट का आदमी भी हो, बाय प्रोफेशन इकोनॉमिस्ट भी हो, और वो हैंड्स ऑन हो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज में, उसके पास इकोनॉमिक पूरी जो है यहाँ की रियलिटी हो। तो अब वो टाइम विल टेल कि हाउ प्रिपेयर्ड ही इज। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब कोई बाहर से आता है तो ही टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब ऑल थिंग्स, तो वो उसको जो है टाइम लग जाता है, और पाकिस्तान का टाइम नहीं। चैलेंजेस कितने होंगे सर इनको, क्या क्या चैलेंजेस होंगे सर? सर बड़े शदीद लेवल के चैलेंजेस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आमदनी से ज्यादा सूद की अदायगी के हम तकरीबन मोड़ पे आ चुके हुए हैं। तो मतलब आप समझ लें कि जो टैक्स आमदनी के बाद आप की सिफर हो जाए सूद पे, और उसके बाद पूरा मुल्क चलाना है, और उसके ऊपर आपने कर्ज अलग अदा करना है, तो और आप आवाम से जो है इतनी मईशत में सकत भी ना हो कि नया टैक्स डाल सके उन पे, तो बड़े सख्त चैलेंजेस होंगे। और ये मेरे ख्याल से इनको जिंदगी अपनी कटौतियों से शुरू करनी पड़ेगी, अखराजात से करनी पड़ेगी। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो सूबों के साथ इनके मामलात हैं, अब IMF मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा जो जब वो आएगा प्रोग्राम लेके तो वो फिस्कल प्रोग्राम होगा, एक तरीके से फिस्कल साइड पर उनका फोकस होगा। पहले की तरह नहीं कि रुपए की कदर इतनी गिरा दो, सूद को इतना बढ़ा दो, ये कर दो। अब वो आएंगे बाकायदा कि जो हमने देखा श्रीलंका में भी उन्होंने किया, इजिप्ट में भी किया, उन्होंने लॉस मेकिंग एंटिटीज को कहा बेचो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। उन्होंने जो उनके मेरा अपना ख्याल है कि शायद श्रीलंका में उन्होंने कहा था कि आप अपने आर्मी के बजट को काट दें। इजिप्ट को कहा था इन्होंने कि जितनी भी स्टेट में जो आपके जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं इनको प्राइवेटाइज करें जो उनकी आर्मी के पास है। तो अब देखते हैं कि हमारा ये किस तरह का प्रोग्राम लाते हैं, क्योंकि IMF ने अपनी कुछ वर्डिंग्स ऐसी दी हैं पिछले लास्ट रिव्यू में कि पाकिस्तान का डेट जो है वो हाई रिस्क लेवल पे आ चुका है, तो और पाकिस्तान को रिफॉर्म बहुत सख्त करने की जरूरत है। अब वो किस तरह के रिफॉर्म टेबल में रखते हैं। शहबाज शरीफ ने कल एक बात भी की, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जी हमें कहते हैं रिटेलर्स पे टैक्स लगाएं, तो उससे पहले मैं सवाल करता हूँ होलसेलर पे क्यों ना लगाएं। तो वो एक ग्राउंड बना रहे हैं कि ये टैक्स लगने वाला है। फिर इस तरह उन्होंने एक और बात बोली, टैक्स के स्लैब्स कम कर दें। अच्छा, टैक्स के स्लैब्स तनख्वाहदार के कम करेंगे, उससे तनख्वाहदार को नुकसान और हो जाएगा, वैसे ही उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। तो अब आप ये समझ लें कि ये अवाम पे एक नए तरीके से जो है ना एक चीजें आएंगी, और कितना प्रेशर ले पाती है, कितना अच्छा नेगोशिएट करते हैं ये IMF से, ये पता लगेगा। अभी खबर आ गई थोड़ी देर पहले कि IMF वाले 14 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं, 14 से 18, तो उसमें जो है पता लगेगा कि हाउ दे आर गोइंग फॉरवर्ड। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है पाकिस्तान में? अब ठीक हो गए मामलात सारे, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द चैलेंज एट द मोमेंट, और वो समझ रहे थे सबके 8 फरवरी के बाद उसमें बेहतरी आएगी तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट होना शुरू होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। अब आपके सामने ही है, ये जो गवर्नमेंट है कहते हैं कि ये ऑल्दो कोशिश की जा रही है कि ये स्ट्रॉन्ग कोलिशन हो जाए, बट ये कहते हैं कि ये वीकेस्ट कोलिशन है और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है सामने। अच्छा, हम जब ऑपोजिशन में होंगे तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है इनको जो है जो मुल्क के मफाद में बेहतर चीज़ें हैं उसको करने से रोकें। हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि ये जो सख्त फैसले अगर कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारा जो व्यू पॉइंट है कि ये जो है एक मैंडेटेड गवर्नमेंट होती तो सामने वाला डील आपसे अच्छी तरीके से। एक मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपका अपना सोना है
और आप सोनार के पास बेचने जाएं तो आप मार्केट का रेट मांगते हैं उससे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कोई मोबाइल किसी का सोना चोरी करके लेके जाए और चोरी के सोना बेचें बगैर रसीद का, तो वो सोनार भी आपसे आधी कीमत में लेते हैं। आपने सुनी होंगी मिसालें। जी हाँ, ठीक है। जो घर की मासियां वगैरह कोई छोटी मोटी अंगूठी ले जाती हैं बेचती, आपकी अंगूठी 50,000 की है, सोनार उससे 5,000 में ले लेता है, उसको पता होता है इसकी अपनी नहीं है इसलिए। तो इसी तरीके से जब आपका मैंडेट कोई जो है ओरिजिनल ना हो और वो डील करने जाए, तो सामने वाले को पता होता है कि यार ये वैसे ही ढीला माठा है, तो इसको हम अपनी बातें मनवा लेंगे। तो वो आप जो है जब वो मुल्क के मफाद में उस तरह प्रोग्राम ना ला सके नॉन मैंडेटेड, तो एक मुल्क का नुकसान है। तो यही सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और लोग जो हैं जिनको वोट दिया होता है तो वो उसमें ओनरशिप लेते हैं कि यार हमने अब वोट दिया था, अब हमारी गलती है, या जो भी हमने इनको जितवाया था अब ये कर रहे हैं तो हमें इसको ऑनर करना पड़ेगा। अगर आपने वोट नहीं दिया उनको और वो जबरदस्ती आप पे फैसले थोपेंगे तो लोग उस पे फिर रिजेंटमेंट आती है, नॉइज होती है, ये सारा कुछ होता है। तो इससे ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन होगी, नॉइज बढ़ेगी। एडवाइजर टू सीएम केपी के ऑन फाइनेंस इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, हमें वक्त देने का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।